यह कानून जून 2020 में जब लॉकडाउन था, उसी समय अध्यादेश के माध्यम से सामने आ गया था और जब पूरा देश ठप था, सरकार ने उसी समय यह कानून लागू किया अध्यादेश के जरिए। इस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि सरकार को इतनी जल्दबाजी में और लॉकडाउन का फायदा उठाकर यह कानून लागू क्यों करना पड़ा। सितंबर में आकर इस अध्यादेश पर कानून बना, विधेयक पारित हुआ। हालांकि इस पर भी विवाद है कि संसद में राज्यसभा ने उसे पारित किया कि नहीं किया। इसलिए किसानों का एक पक्ष यह भी है कि अभी तक वह अध्यादेश ही है, कानून बने नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको पारित किया नहीं है। यह अलग विषय है जिसको हम अलग से देखेंगे। और सरकार पर यह भी आरोप लग रहा है कि यह जो तीनों कानून हैं वो भारत के संविधान का उल्लंघन करते हैं, इसलिए वह असंवैधानिक है और संविधान सम्मत न होने के कारण वो रद्द होने चाहिए। हम इस पर भी विचार करेंगे कि क्या यह वास्तव में संविधान विरुद्ध है, अगर है तो किन अनुच्छेदों का, किन धाराओं का उल्लंघन करता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरी प्रकरण में हम यह भी देखेंगे कि इसमें सरकार के पक्ष क्या हैं, सरकार क्या हासिल करना चाहती है और किसानों के पक्ष क्या है, किसानों को क्या खतरा महसूस हो रहा है और जो खतरा किसानों को महसूस हो रहा है क्या वो खतरा वाकई है या केवल यह आशंका है और अफवाह है, किसान भ्रम के शिकार हैं। अगर कोई प्रावधान इन कानूनों में कहीं कोई प्रावधान है तो कौन सा प्रावधान है जो किसानों के खिलाफ जाता है, हम इसको भी देखेंगे। हम यह भी देखेंगे अंत में कि इसका अंतिम समाधान क्या हो सकता है। क्या सरकार को किसान बिल वापस ले लेना चाहिए या उसमें संशोधन करना चाहिए, या फिर किसानों का जो कहना है कि इसको वापस लिए बगैर कोई बात बनेगी नहीं, क्या वाकई नहीं बनेगी। क्या किसानों की आशंका बिल्कुल ठीक है कि किसानों की जमीन को सरकार छीन करके बड़े बड़े अमीरों के हाथ में देना चाहती है। अगर देना चाहती है तो ऐसे कानून में कौन से प्रावधान हैं जो ऐसा करने के लिए बनाए गए हैं, या प्रावधान है ही नहीं। ये आशंका पूरी तरह झूठी और निराधार है। हम अंत में इस पर भी विचार करेंगे कि यह देश हमारा है, खेती बाड़ी भी हमारी है, सरकार भी हमारी है, किसान भी हमारे हैं। ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है जो किसानों के लिए भी मुफीद हो और सरकार के लिए भी मुफीद हो, और उस विषय पर किसान और सरकार एक मत हो जाए। ये जो गतिरोध बना हुआ है ये खत्म हो जाए, जो दिल्ली की सड़कें जाम हैं वो चालू हो जाए, फिर से जनजीवन सामान्य हो सके। लगभग 60-65 किसान वहां पर मर चुके हैं, वो मौत का नंबर और आगे न बढ़ने पाए। हम ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है कि सरकार भी इस पर राजी हो जाए, देश के पूंजीपति भी इस पर राजी हो जाए और किसान भी राजी हो जाए, और कुल मिलाकर के ये जो किसान परेशान हैं उनकी आशंका भी दूर हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक। सरकार जो खेती के 3 अध्यादेश पहले ले आई और बाद में उस पर कानून बनाया, सरकार का कहना है कि हम इसमें अमीर लोगों पर टैक्स लगाना चाहते हैं। अगर सरकार देश में टाटा पर, बिरला पर, अंबानी पर, अदानी पर, अमिताभ बच्चन पर, इन सब लोगों पर टैक्स लगाना चाहती है तो गलत क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं कि किसान की परिभाषा में अंबानी भी आते हैं, किसान की परिभाषा में अदानी भी आते हैं। चूंकि खेती बाड़ी पर टैक्स नहीं लगता, खेती बाड़ी की आमदनी पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए देश में बहुत सारा पैसा जो लोग उद्योग से पैदा करते हैं, बिजनेस से पैदा करते हैं, उसको कागजों में खेती बाड़ी का पैसा दिखाते हैं जिससे वो टैक्स में बच जाए। कुल मिला के खेती टैक्स चोरी करने का एक जरिया है। अगर सरकार इस तरह की टैक्स चोरी खत्म करना चाहती है कानून लाकर, तो कौन कह सकता है कि ये गलत है। इसी तरह से अगर किसान की आमदनी 2 गुनी हो जाए या 4 गुनी हो जाए, सरकार ऐसी नियति से कुछ कर रही है तो इसमें गलत कैसे कहा जा सकता है। अगर किसान की आमदनी बढ़े तो यह किसानों के लिए फायदेमंद है, और सरकार किसानों की सरकार भी होती है। अगर किसान के भलाई के बारे में सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। अगर किसान की आमदनी बढ़ाने की बात सरकार कर रही है तो ठीक कर रही है। इसलिए
हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। सरकार के सामने एक मजबूरी है कि उसने विश्व व्यापार संगठन के दस्तावेज पर साइन किए हैं। वह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जो 1994 में की गई थी और पूरी दुनिया के सामान पूरे संसार में बिना रोक टोक के, बिना टैक्स के आदान प्रदान, आयात निर्यात हो, धंधा व्यापार हो, सरकार ने उस पर साइन किया है। अगर विश्व व्यापार संगठन जो जिनेवा में बैठा हुआ है, अगर वह सरकार पर दबाव डाल रहा हो कि आपने जो वादा किया था, जो दस्तखत किए थे 1994 में, उस वादा को लागू करिए, वह वादा निभाइए। हो सकता है कि सरकार के सामने यह मजबूरी हो जिसमें विश्व व्यापार संगठन का दबाव हो और सरकार उस दबाव में ये 3 कानून लेकर आई है। इसी प्रकार से सरकार का यह भी कहना है कि देश में पैदावार बढ़ाने के लिए जरूरी है कि खेती में कुछ निजी कंपनियों को छूट दी जाए जो अभी तक नहीं है। खेती की पैदावार, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए, फिर उस अतिरिक्त पैदावार को निर्यात करके दूसरे देशों में बेच के पैसा कमाने के लिए अगर सरकार कुछ कर रही है तो इसमें गलत नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से एक और बड़ी समस्या है जिस पर सरकार लोगों का ध्यान खींच रही है। सरकार का कहना है कि देश में बहुत लगभग 50-60 सालों से हरित क्रांति के बाद देश की खेती फर्टिलाइजर के बल पर हो रही है। रासायनिक खादें इस्तेमाल हो रही हैं, यूरिया, पोटास, डाई। इन चीजों के डालने से जमीन मर गई है, उसकी जो पैदा करने की शक्ति थी खत्म हो गई है, जमीन ऊसर होती जा रही है। अब बिना रासायनिक खादों के डाले कोई पैदावार हो नहीं पा रही है और एक ही ढंग की खेती लगातार होती रहती है तो जमीन का जो साइकिल है वो गड़बड़ा जाता है, उसका इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसलिए जमीन में एक ढंग की खेती नहीं होनी चाहिए, अलग अलग खेती होनी चाहिए। इसके लिए सरकार का कहना है कि हमें खेती का सिस्टम बदलना पड़ेगा। अगर खेती का सिस्टम ऐसा बदल दें कि खेत में इस साल एक फसल हो, अगले साल दूसरी फसल हो, अगले साल तीसरी फसल हो, इस प्रकार फसलें अलग अलग होने लगेंगी तो वो जो मिट्टी मर गई है, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई है, वो वापस आने लगेगी। अगर सरकार देश की जमीन को, किसानों की मिट्टी को, खेती की जमीन को फिर से जिंदा करने के लिए कुछ कर रही है तो इसको गलत कैसे कहा जा सकता है। सरकार अगर देश में जो सरकारी गोदाम है, जो फूड कारपोरेशन के गोदाम हैं, उन गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि सरकार कितने अनाज सड़ा देती है और कितना इस्तेमाल करती है, तो सरकार ने लिख के दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि हम 100 में से 80 बोरा अनाज सड़ा देते हैं, यानी 80% अनाज सड़ जाता है और 20% अनाज ही इस्तेमाल होता है। अगर ये स्थिति है और सरकार ये सोच रही है कि गोदामों में अनाज सड़ने ना पाए, खेती बाड़ी का सिस्टम, पैदावार का सिस्टम, उपज का सिस्टम बदल जाए और अनाज जो पैदा हो उसकी खपत हो जाए, वो सड़े नहीं, तो गलत क्या कहा जा सकता है। सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती है कि देश में जो खेती बाड़ी है उसमें सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है, कई लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करना पड़ रहा है। सरकार कहती है कि हमें ये जो सब्सिडी है खेती बाड़ी पर, इसे घटाते घटाते शून्य करना है और ये दबाव विश्व व्यापार संगठन का भी है कि खेती बाड़ी दूसरे धंधा बिजनेस की तरह एक धंधा है, बिजनेस है। जैसे दूसरे धंधा बिजनेस को करने के लिए सरकार खजाने का पैसा नहीं देती है, उसी तरह खेती बाड़ी करने के लिए भी सरकार अपना पैसा ना दे। किसान जो खेती बाड़ी करें, अपने पैसे से खेती करें, अपने पैसे से किसानी करें, लेकिन सरकार उसमें पैसा ना दे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून बन चुके हैं। सरकार उसके परिपालन में और खजाने पर जो दबाव है, जो देश पर कर्ज है, अगर उसको उतारने के लिए सब्सिडी का बोझ, अनुदान का बोझ सरकार कम करना चाहती है और देश के खजाने का बोझ घटाना चाहती है, तो इसमें गलत क्या हो सकता है। सरकार की यह कोशिश और है कि जब से इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आई है, जब से यह कोशिश हो रही है कि भाई लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचे, तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था, जो राशन की दुकानें थी, उन राशन की दुकानों से लोगों को राशन मिलता था। अब चूंकि इंटरनेट आ गया है, बैंकों के जाल फैल गए हैं, सबके बैंक में खाते खुल गए हैं,
तो सरकार ये चाहती है अगर कि लोगों को सीधे पैसा दे दिया जाए, राशन देना बंद कर दिया जाए, तो क्या गलत हो सकता है। लोगों के खाते खुल गए हैं, नए ज़माने में लोग प्रवेश कर रहे हैं, समाज प्रवेश कर रहा है। सरकार उसके हिसाब से अपना अनुकूलन करना चाहती है और ये चाहती है कि लोगों को डायरेक्ट पैसा मिले बैंक खाते में और बाजार से जाके अनाज खरीद के खाएं। इससे सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। राशन की दुकानों में तमाम शिकायतें आती हैं कि जो राशन सरकार देती है उसको दुकानदार बाजार में बेच देते हैं। जो जिसको अनाज चाहिए, गरीबों को अनाज उनको नहीं मिलता। अगर उनके खाते में सीधे पैसा जाता है तो ये भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। अगर सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऐसा कदम उठा रही है, खेती के 3 कानून लेकर आई है, तो गलत नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से सरकार ये भी चाहती है, उसका जो नियति है, ये भी हो सकता है कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो खेती बाड़ी में पैदावार हो वो मांग के अनुरूप हो। ज़रूरत है तो पैदा, ज़रूरत नहीं है तो पैदा ना हो। जैसे उदाहरण के लिए देश में गेहूं और चावल ये बहुत ज़्यादा पैदा होता है, इतना ज़्यादा पैदा होता है कि गोदामों में सड़ जाता है, लेकिन दालें पैदा नहीं होती, तिलहन पैदा नहीं होता, फलों की कमी रहती है, सब्जियों की कमी रहती है, फूलों की कमी रहती है। यानी सरकार ये कहना चाहती है कि बाजार में जिन चीज़ों की मांग है वही पैदा, और जिन चीज़ों की मांग नहीं है या मांग कम है वो ना पैदा हो या कम पैदा हो। अगर सरकार मांग के ज़रूरत के अनुरूप पैदावार को एडजस्ट करना चाहती है, इस तरह का खेती बाड़ी का सिस्टम पैदा करना चाहती है, तो गलत कैसे कहा जा सकता है। अभी तक एपीएमसी के कानून थे जो प्रदेश सरकारों ने बना रखे थे, जिसमें यह तय था कि कोई भी किसान से सामान खरीदेगा तो अपने ही एरिया में बेचेगा। किसान अपनी सामान अपने जो बाजार का क्षेत्र है, कानूनी क्षेत्र है, वहीं पर बेच पाएगा। इस तरह की बाधा को दूर करने के लिए सरकार ने यह कोशिश किया है कि लोग अब आज़ाद हो जाएं, अपना माल, अपना अनाज, अपना फल, अपना दूध या अपनी सब्जियां कहीं भी बेच पाए, किसी दूसरे ज़िले में, किसी दूसरे प्रदेश में, किसी दूसरी मंडी में, किसी दूसरे बाजार में, किसी दूसरी कंपनी को ऐसी जगह बेच पाए जहां उन्हें 2 पैसा ज़्यादा मिले, मुनाफा ज़्यादा मिले और उनकी संपन्नता बढ़े। अगर सरकार की यह नियति है तो इसमें गलत क्या कहा जा सकता है। सरकार ये चाहती है अगर कि देश में जो किसानों की सामान बिकती है, अनाज बिकता है, गन्ना बिकता है, उसका बहुत दिनों तक भुगतान नहीं हो पाता। लंबे लंबे समय तक उसका पेमेंट लटका रहता है, मंडियों में लटका रहता है, सोसाइटियों में लटका रहता है, गन्ना कंपनियों के हाथों में लटका रहता है। सरकार अगर ये चाहती है कि अब कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि किसान अपना सामान बेचे, हाथ के हाथ 2 दिन में, 3 दिन में उनको उसका पूरा भुगतान मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर भुगतान मिल जाए, तो इसमें क्या गलत कहा।